हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बच्चों क्लास 10th का इंग्लिश का एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ये चैप्टर बात करेगा एक लड़की एन फ्रैंक के बारे में। हमने इसका नाम जनरली सुना होगा पहले भी, बट स्टिल हम डिस्कस करेंगे। मैं यही अज्यूम करूँगा कि आपको इसके बारे में नहीं पता, और इसको स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, हम शुरू करने से पहले देखेंगे बिफोर यू रीड सेक्शन इसका। बच्चों, बिफोर यू रीड सेक्शन में हम ये देखते हैं, एनालिसी मारी एंड फ्रैंक, she was born on 12 June 1929, and she lived till Feb or March 1945. So we can see that she have a lesser time span, a lesser lifespan. So she only lived for 16 years. So let's see why, what was the reason for this, and how did she became so famous at this age that we are reading about this girl that only lived for 16 years. So let's start reading about this. Was a German born Jewish girl. Okay, she was a Jewish girl. बच्चों, ये Jewish girl थी। आपने ज़रूर जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ज्यूज वर सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बताया है। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद अ फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। तो ये बता रही है कि शी वॉज इन हाइडिंग विद अ फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। यहाँ पे हैं हम बच्चे। तो फिर हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड्स। तो यहाँ पे वो बताया गया है उनकी फैमिली जो है वो एम्स्टरडैम की तरफ, नीदरलैंड्स की तरफ मूव कर गई थी जब नाजीज वर द वन हु सप्रेस्ड ज्यूज। तो जब उन्होंने जर्मनी को ऑक्यूपाई करा, तो दिस फैमिली मूव टुवर्ड्स नीदरलैंड्स। वो उनके लिए एक सेफ पैसेज था, वहाँ पे वो सेफ थे। बट फिर वो वहाँ पे पकड़े गए जब नाजी ने नीदरलैंड्स को भी ऑक्यूपाई कर लिया। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942. तो वो जुलाई 1942 में हाइडिंग में चले गए थे जब उनके ज्यूइश पॉपुलेशन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सप्रेशन कह सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा सप्रेशन बढ़ गया था और वो बहुत ज़्यादा सप्रेस करे जा रहे थे। दे वर इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग। तो बच्चों, वो हिडन रूम्स में थे अपने फादर ओटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में। फिर उसके बाद हम देखते हैं बच्चों, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। तो वो बताते हैं कि जब उनके आफ्टर 2 years उनका ग्रुप बिट्रेड हुआ बाय सर्टेन पीपल, तो फिर उनको पकड़ लिया गया और ट्रांसपोर्ट कर दिया गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जहाँ पे एन फ्रैंक की डेथ हुई। बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या थे? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो थे बच्चों, वो नाजी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करे थे टू किल ज्यूज, वर ऑर्गेनाइज्ड टू किल ज्यूज। ठीक है बच्चों। मार्गरेट फ्रैंक, हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर। तो उसकी सिस्टर भी वहीं पे उसके सिस्टर की भी वहीं पे डेथ हुई। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड। तो जब उसके फादर, जब ये वॉर खत्म हुई तो उसके फादर वॉज द ओनली सर्वाइवर। फिर वो वापस एम्स्टरडैम गए, और वो क्यों गए? बिकॉज ही वॉन्टेड टू फाइंड द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ही वॉज कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड। वो कन्विंस थे कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू गे हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश
अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उसके फादर ने एक्शंस लिए उस डायरी को पब्लिश करने के लिए, जिसको नाम दिया गया द डायरी ऑफ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। तो ये डायरी जो है एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पे मिली थी। 13th बर्थडे पे ये डायरी एन फ्रैंक को मिली थी एज अ गिफ्ट। And chronicles of the event of her life from 12 June 1942 until the final entry of 1st August 1944। तो 12 जून 1942 को इसकी फर्स्ट एंट्री है डायरी की, और इट वाज टिल 1st August 1944। फिर बच्चों इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस। फिर वो बच्चों डच लैंग्वेज में ओरिजिनली रिटन थी, बट वो फिर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करी गई। एंड दिस बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्टली रेड बुक। तो इस बुक को बहुत पढ़ा गया, बहुत सराहाया गया। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, काफ़ी फिल्म्स बनी, टेलीविजन शोज बने, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस बनी, और ओपेरा के में भी इसका एक प्रेजेंटेशन हुई थी इस डायरी की। डिस्क्राइब्ड एज अ वर्क ऑफ अ मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। बच्चों इससे हमें पता चलता है कि क्यों इस डायरी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई, क्योंकि इस डायरी को माना गया कि दिस इज अ वर्क ऑफ अ मेच्योर एंड एन इंसाइटफुल माइंड। इसको एक मेच्योर माइंड की स्टोरी बताई गई है बच्चों, जो बहुत रेयर होता है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो इस डायरी ने एक इंटीमेट एग्जामिनेशन करा है उस टाइम का, जब वो नाजी का रूल चल रहा था और ज्यूस किस तरीके से सप्रेस करे जा रहे थे। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims। तो बच्चों एन फ्रैंक जो थी वो काफ़ी फेमस बनी इन होलोकॉस्ट विक्टिम्स से। होलोकॉस्ट विक्टिम्स थे बच्चों जो उस टाइम पे विक्टिम्स थे ऑफ द नाजी गवर्नमेंट। अब हम आगे देखते हैं। राइट, अब चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं बच्चों मेन। तो राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। बच्चों यहाँ पे मी कौन है? मी इज एन फ्रैंक। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए स्ट्रेंज फील कर रही हूँ क्योंकि ये मैं पहली बार लिख रही हूँ, मैंने कभी ऐसा कुछ लिखा नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू बी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। बट ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे वो बताती है कि मैं ये क्यों फील कर रही हूँ कि यहाँ पे क्यों इसको लिखना स्ट्रेंज है, क्योंकि कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा एक 13-year-old गर्ल की म्यूजिंग्स में। म्यूजिंग्स होते हैं बच्चों थॉट्स। तो आप लिख सकते हो म्यूजिंग्स का वर्ड, म्यूजिंग का मीनिंग, म्यूजिंग इज थॉट्स। डीप थॉट्स कह सकते हैं इसको। कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा उस 13-year-old गर्ल की म्यूजिंग्स में, उसके थॉट्स में। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kind of things off my chest। तो वो बोलती है कि मुझे मन कर रहा है लिखने का, तो मेरे को एक ग्रेटर नीड है अपनी बातों को अपने चेस्ट से बाहर निकालने की। बच्चों हम भी ये चीज़ फील करते हैं जब हमारे पास कोई शेयर नहीं होता अपनी बातें करने के लिए, तो हम भी बहुत हैवी हैवी फील करते हैं, हमारा हार्ट बहुत हैवी होता है उस समय कि हम किसी को काश बता पाते। तो वो भी चाहती है शी इज फीलिंग अ ग्रेटर नीड टू गेट थिंग्स ऑफ अ चेस्ट। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। बच्चों पेपर को बोला गया है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होती है। जैसे कि आजकल की दुनिया है बच्चों, आजकल की दुनिया में पीपल जो लोग हैं उनको इंटरेस्ट, वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड तभी होंगे जब उनका कोई फायदा हो। कोई भी फायदे के बिना बात नहीं करना चाहता, और कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। बट पेपर बहुत पेशेंटली आपकी बात सुन सकता है, तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग डिप्रेस। तो वो बोलती है मैंने ये वाली बात तब फील करी जब मैं घर पे बैठी थी, डिप्रेस थी, विद चिन इन माई हैंड्स। तो वो ऐसे चिन करके, चिन पे हाथ रखकर बैठी हुई थी और थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही थी। शी वॉज बोर्ड एंड लिस्टलेस। शी वॉज बोर्ड और उसके पास कोई काम नहीं था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, ब्रूडिंग येस
पेपर डज हैव मोर पेशेंस देन पीपल। तो वो यहाँ पे बोलती है कि लिटरली पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होती है पीपल से। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, वो बोलती है मैं प्लान नहीं कर रही हूँ कि कोई मेरी ये डायरी पढ़े अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मैं कोई रियल फ्रेंड ना ढूंढूं इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place। तो अब मैं उस पॉइंट पर आती हूँ वापस कि क्यों मेरे को इस डायरी को रखने की नीड है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, वो बोलती है कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकूं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, कोई मानेगा नहीं कि ये 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, मैं हूँ भी नहीं अकेली। एंड फ्रैंक बोलती है मैं अकेली नहीं हूँ, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। तो वो बोलती है मैं, मेरे पास मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, मेरी बड़ी बहन है, 16-year-old सिस्टर है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल दैट शी कुड कॉल फ्रेंड्स। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। तो वो बोलती है मेरी एक अच्छी फैमिली है, मेरी लविंग आंट्स है और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। वो यहाँ पे ये बोलना चाह रही है कि मेरे पास सब कुछ है, बस एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। मेरे पास सब कुछ है बट एक ट्रू फ्रेंड की मैं एक कमी फील करती हूँ हमेशा। फिर हम आगे देखते हैं बच्चों। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। मैं यही मानती हूँ कि जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उनको कुछ अलग बता सकूँ, मेरे पास नॉर्मल रोजमर्रा की बातें ही हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हमारे पास कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम जिसके थ्रू क्लोज आ सके एक दूसरे के। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। बोल रही है कि यहाँ पे शायद मेरा ही फॉल्ट है कि मैं जो है किसी के साथ कन्फाइड नहीं कर सकती, टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। All I think about when I am with friends is having a good time. We don't seem to be able to get any closer and that's a problem. तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जिसके थ्रू मैं क्लोज आ सकूं। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हमारे पास, मैं टू टेल कन्फाइड क्या होता है बच्चों, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। तो यहाँ पे वो बोलती है कि कोई मेरे पास कोई ऐसी पर्सनल चीज नहीं है जो मैं उनको बता सकूं, और ना मेरे पास कोई ऐसा ट्रस्टेबल पर्सन है जिसको मैं अपनी चीज शेयर कर सकूं। That's just how things are and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary। तो वो बोलती है मेरे पास ऐसा है भी नहीं और मेरे को लगता भी नहीं कि कुछ चेंज हो जाएगा, तो this is why I have started the diary। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। So to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसी अब इस इमेज को इमेजिन करने के लिए, और ना मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं इस डायरी में एक्सप्रेस कर सकूं, बट आई वांट द डायरी टू बी माय फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। बट फिर भी मेरे को ये डायरी चाहिए, मैं इसमें अपनी रोजमर्रा की अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती हूँ और इस डायरी को मैं अपना फ्रेंड मानती हूँ और इस फ्रेंड को मैं नाम देती हूँ किटी। तो यहाँ पे बोलती है मैंने इस फ्रेंड को नाम दिया है किटी। फिर हम आगे देखते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in। तो वो यहाँ पे बोलती है कि अगर मैं सीधा बातें लिखना शुरू कर दूँ अपने बारे में तो शायद कोई ना समझ पाए। I would better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so। तो मैं एक अपना ब्रीफ स्केच दे देती हूँ, मेरे को ये पसंद नहीं है बट स्टिल आई डू। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। तो वो बोलती है मेरे फादर जो बहुत ही अडोरेबल हैं, एंड डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। तो वो बता रही है कि मेरे फादर मदर किस एज में शादी हुई थी उनकी। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी जो बहन है वो जर्मनी में पैदा हुई थी 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो वो यहाँ पे बोलती है कि आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो मैं
फ्रैंकफर्ट में थी जब तक मैं 4 साल की थी. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. तो वो बताती है उसके फादर एमिग्रेट हो गए थे हॉलैंड में 1933 में. माई फादर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड in September while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. तो वो बोलती है कि पहले तो मैं आचन अपनी ग्रैंड मदर और मेरी सिस्टर हम ग्रैंड मदर के साथ रहते थे आचन में. फिर बाद में दिसंबर में मेरी सिस्टर मार्गरेट हॉलैंड चली गई एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी वेर आई वॉज पुट डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट. तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट हुई अपनी सिस्टर के बर्थडे प्रेजेंट की तरह. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोन्टेसरी नर्सरी स्कूल. तो मैंने शुरू करा अपना स्कूल मोन्टेसरी नर्सरी स्कूल से. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. तो मैं 6 साल की थी तब तक वहीं थी. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. मैंने शुरू करा था फर्स्ट फॉर्म से. इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस. तो वो बताती है सिक्स फॉर्म में उसकी टीचर है मिसेस क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज यू सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. तो वो बोलती है कि एट द एंड ऑफ ईयर वो दोनों रो रहे थे. क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को एक फेयरवेल बिड कर रहे थे. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इन. तो 1941 में वो बताती है कि समर के टाइम में उसकी ग्रैंड माँ बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. तो उनका ऑपरेशन होना था. सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन. ऑब्वियसली बच्चों जब घर में कोई बीमार होता है तो बर्थडेज और ये सारी चीज़ें तो हम सेलिब्रेट नहीं करते. ग्रैंड माँ डाइड इन जैन 1942. तो ये बताती है कि उनकी ग्रैंड माँ 1942 में उनकी डेथ हुई. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. तो वो बताती है कि कोई नहीं जानता कि मैं कितना उनसे प्यार करती थी और कितना जो है वो मैं उनके बारे में सोचती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर अदर्स. तो यहाँ पे हमने वो बर्थडे सेलिब्रेशन मेरा इसलिए करा क्योंकि हम चाहते थे कि हम इस बात से थोड़ा सा उठ सके. एंड ग्रैंड माँ कैंडल वॉज लेट अलॉन्ग विद द रेस्ट. तो ग्रैंड माँ की कैंडल भी साथ में जलाई है. द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. तो हम यहाँ पे अब अच्छा कर रहे हैं. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. तो वो बोलते हैं कि अब मैं प्रेजेंट डे की बात करती हूँ 20 जून 1942 के बारे में. तो अब हम उस डायरी का दिन पढ़ेंगे जो उसने 20 जून को लिखा. 20 जून 1942 डायरी में क्या लिखा था. डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट. तो क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है बच्चों शेकिंग विद फियर. पूरी क्लास डरी हुई थी. देखते किस बात से. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form. तो टीचर की एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें टीचर्स डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को प्रमोट करा जाएगा नेक्स्ट क्लास में एंड कौन से बच्चों को रोक लिया जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. सब लोग शर्त लगा रहे हैं आपस में. जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. तो हम मैं और जीएन हंस रहे हैं अपने पीछे उन बॉयज पे. सीएन एंड जीक्स जिनका नाम है हु हैव स्टेड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड. उन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे सेविंग्स उस बेड पे लगा दी है फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. तो वो बोल रही है कि उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स उस बेड पे लगा दी है कि यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे. तो वो कोई कहता है नो आई एम नॉट, मैं नहीं होऊंगा. येस यू आर. तो वो कहता है कि हो जाओगे. नो आई एम नॉट. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. तो ये उससे डिस्टर्ब हो रहे होंगे तो वो उनको बोलते हैं कि आप चुप रहिए. बट वो उससे भी चुप नहीं होते हैं. इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. तो वो बताती है कि डमीज, डमीज से मतलब है बच्चों की जो लोग लिटरली नहीं पढ़ते हैं. तो वो बताते हैं कि हमारी क्वार्टर ऑफ द क्लास ऐसी है जो पढ़ती नहीं है. सो दे शुड बी केप्ट बैक. बट टीचर्स का क्या पता. वो यहाँ पे बोलती है बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. तो वो यहाँ पे बोलती है टीचर्स का क्या पता, वो तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. दे माइट पास एनी ऑफ द स्टूडेंट. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ वील मेक इट. वो बोलती है कि मैं अपने बारे में और अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में वरी नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें पता है हम नेक्स्ट फॉर्म में चले जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. बोलती मेरे को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का डर है जो मैथ्स है. एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट. अब हम और कर भी क्या सकते हैं वेट करने के अलावा. Until then we can keep telling each other not to lose heart. तब तक हम एक दूसरे को यही बता सकते हैं कि आप अपना दिल छोटा मत करिए, अपने आप को चेयर्ड अप रखिए, अपनी स्पिरिट्स हाई रखिए, पास हो जाएंगे. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. मेरी सब टीचर्स से अच्छी मतलब बात है. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them. मेरी not 9 teachers है, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old Fauji who teaches maths. तो old Fauji का मतलब होता है बच्चों old fashioned man. तो वो बोलती है Mr. Keesing,
जो मेरे को मैथ्स पढ़ाते हैं, ही इज़ एन ओल्ड फैशन मैन, ही वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। तो वो यहाँ पे बताती है कि वो मेरे से अनॉयड रहते हैं क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। तो फिर वो यहाँ पे बताती है, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। तो वो यहाँ पे बोलती है कि उन्होंने काफ़ी मेरे को वार्निंग्स के बाद एक ऐसे असाइन करा है, अ चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. तो वो काफ़ी जो है वो एजिटेटेड हो गए हैं उनके टीचर, तो उन्होंने उनको होमवर्क दिया है अ चैटर बॉक्स के बारे में ऐसे लिखने का। तो बच्चों वो उनको चैटर बॉक्स बोलना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिख कर लाए। सो आई डिसाइडेड, आई जॉटेड, उन्होंने सोचा कि मैं इस पर क्या लिख सकती हूँ। फिर बाद में एन बोलती है कि उसने ये टाइटल अपने नोटबुक में लिखा, सोचा कि इस बारे में बाद में बात करूंगी, उसने अपने बैग में रखा और वो चुप रहने की कोशिश करी। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब उन्होंने बाकी सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया एंड फ्रैंक ने, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। तो उसने देखा कि मेरे को आज एक ऐसे भी लिखना था चैटर बॉक्स के ऊपर। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो वो बोलती कि मैं इस बारे में अब सोच रही हूँ अपने पेन की टिप च्यू करते हुए। Anyone could ramble on and leave big spaces between words। तो वो बोलती कि कोई भी एक ऐसे लिख सकता है बीच में बड़ी बड़ी स्पेसेस छोड़ के, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं यहाँ पे इस ऐसे को वेस्ट नहीं करना चाहूँगी सिर्फ बड़ी बड़ी स्पेसेस अपने वर्ड्स के बीच में छोड़ के पेजेस भर के। मैं एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट लिखना चाहती हूँ नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग के बारे में। I thought and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages. Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. तो मैंने 3 पेजेस लिखे। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। तो मैंने उसमें आर्ग्यू करा कि बात करना एक बच्चे का ट्रेट होता है, एक बच्चे की पहचान है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। उसने बोला कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इसको कंट्रोल में रखने की। फिर वो आगे बोलती है कि बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ दिस हैबिट। वो बोलती है कि मैं ये हैबिट को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी हैबिट है जो मेरे को इनहेरिटेड मिली है मेरी मदर से, और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन। तो जब मैंने बात करी नेक्स्ट लेसन के बारे में, मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। तो उन्होंने मेरी आर्ग्यूमेंट्स देखी और उस पर वो हंसे थोड़ा। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, तो जब मैंने अपने नेक्स्ट लेसन में भी बात करी, असाइन मी अ सेकंड ऐसे। फिर उन्होंने मेरे को एक ऐसे असाइन करा है। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, एक अनकरेक्टेड चैटर बॉक्स के बारे में जो कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली बातें कर रही है बच्चों को, इसलिए उनके टीचर ने एक दोबारा नया ऐसे उनको असाइन करा है, इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स दैट कैन नेवर बी करेक्टेड। आई हैंडेड इट इन, मैंने वो फिर सबमिट करा एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। तो फिर कीजिंग के पास कंप्लेन करने के लिए था नहीं, कुछ 2 और लेसन्स के लिए। However, during the third lesson, he would finally had enough. Third lesson में वो फिर थक गए and Frank as punishment for talking in class write an essay entitled Quack 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 said Mistress Chatterbox। तो थर्ड लेसन में वो फिर उन्होंने एक ऐसे उसको असाइन करा क्योंकि वो फिर बातें कर रही थी। इस बार ऐसे का नाम था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो क्लास हंसी पूरी, मैं भी हंसी साथ में। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑफ द टॉपिक ऑन द चैटर बॉक्सेस। तो वो बोलती है मैंने अपना सब कुछ लिख ही दिया है, मेरे पास कुछ और बचा नहीं है, कोई ओरिजिनलिटी नहीं है मेरे पास और इस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब मेरे को कुछ और लिखना पड़ेगा, कुछ नया लिखना पड़ेगा। माई फ्रेंड सेन हुज गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो जो उसके फ्रेंड थे उन्होंने ऑफर करा एक ऐसे लिखने के लिए अपने इस बारे में, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। Mr. Keesing, Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. तो Mr. Keesing मेरे से बार बार बात करना चाह रहे हैं, इसके बारे में जोक करना चाह रहे हैं, but I would make sure that this joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. मैंने ये poem खत्म करी और ये बहुत beautiful लिखी है। It was about a mother duck and a father swan। तो इसमें एक mother duck है, एक father swan है, और उनके 3 baby ducklings हैं जिनको उनके फादर खा जाते हैं क्योंकि वो बहुत क्वैक करते हैं, वो बहुत बोलते हैं। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। तो उन्होंने इस बार इस जोक को काफ़ी सही तरीके से लिया। ही रेड द होल
बच्चों आगे देखते हैं। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पूरी पोएम पढ़ी क्लास में, एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। उनको ये पोएम काफ़ी अच्छी लगी, उन्होंने ये पोएम क्लास में भी पढ़ी, उसमें अपने कमेंट्स भी दिए और सेवरल अदर क्लासेस में भी जाके ये पोएम पढ़ी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो उसके बाद से सब चीज़ें ठीक हो गई, उन्होंने मेरे को बात करने के लिए भी अलाउ करा और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डे। तो अब वो काफ़ी चेंज हो गए हैं, वो आजकल हमारे साथ जोक करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम यही देखते हैं कि कीजिंग टीचर का एटीट्यूड भी चेंज हो गया। इनोसेंस, टीचर एटीट्यूड was changed, teacher's attitude was changed because of the of innocence कह सकते हैं, innocence of the writings of Anne Frank। तो बच्चों कोई और डाउट होगा तो आप मेरे से इस बारे में बात कर सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। मेरा नंबर ये है 7011919516। तो अब हम क्लास एंड करेंगे आज के लिए। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा, बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।